नाजरीन, आज पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का लेक्चर 2 है और इस लेक्चर में हम पॉलिटिकल थॉट ऑफ प्लेटो पे बात करेंगे। प्लेटो का जो टेन्योर है ये 427 कबल मसीह से 347 कबल मसीह तक है। और इसमें इसने जो बुक्स लिखी उनमें सबसे इम्पोर्टेंट उसकी जो है वो द रिपब्लिक है। उसके बाद स्टेट्समैन है, द लॉज है और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है। उस जमाने में जब प्लेटो ने अपनी थ्योरी पेश की या अपनी पॉलिटिकल थॉट्स पेश की, तो उस वक्त जो सबसे ज्यादा वाइडली डिबेट चीज हो रही थी उस सोसाइटी के अंदर, दैट वाज द सर्च ऑफ ट्रूथ। कि ट्रूथ क्या है, सच क्या है, और सच तक कैसे पहुंचा जा सकता है, सच को कैसे अनकवर किया जा सकता है, फैक्ट्स क्या हैं, किन चीजों को हम कह सकते हैं कि ये फैक्ट्स हैं, ये हकाइक हैं। तो इस पे बहुत बहस हो रही थी। सर्च ऑफ ट्रूथ वाज द मेन थियोलॉजिकल डिस्कशन एट दैट टाइम। तो इस पे बड़ी फिलोसफिकल डिस्कशंस होती थी इस चीज के ऊपर, और इसमें बड़े बड़े जो उस वक्त के फिलोसोफर्स थे वो इन डिस्कशंस में शामिल होते थे। द फेमस डिबेट वाज टू फाइंड आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ जस्टिस। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ढूंढनी चाहिए कि जस्टिस हम कहते किसको हैं, जस्टिस को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ डेफिनेशंस पेश की जस्टिस की। सिफालस वॉज अ फिलोसोफर। तो सोक्रेट्स ने उससे एक बार पूछा, उससे ओपिनियन ली कि आपके नज़दीक जस्टिस क्या है। तो उसने कहा, सिफालस ने कहा, जस्टिस कंसिस्ट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड पेइंग वंस डेट्स। कि जस्टिस ये है कि हर हालत में सच बोला जाए, सच का साथ ना छोड़ा जाए, और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को पूरा किया जाए, ये जस्टिस है। पोलीमार्कस सिफालिस का बेटा था, तो वो भी फिलोसोफर था। Siphilus generally agrees with his father and says justice is giving to every man his due। तो पोलीमार्कस ने कहा कि जस्टिस ये है कि हर उस शख्स को जो उसका ड्यू है वो दे दिया जाए, ये जस्टिस है। मींस सबके साथ इंसाफ किया जाए, सबके साथ मेरिट के मुताबिक डील किया जाए, किसी के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और किसी को उसके हक से ज्यादा नहीं उसको देना चाहिए। जो ड्यू है उसको दे दिया जाए, ये जस्टिस है। सोक्रेट disagreed with it and asked whether Polemarchus intended to say that justice consists in doing good to one's friends and harm to one's enemies। तो सोक्रेट ने डिसएग्री किया इस डेफिनेशन के साथ, पोलीमार्कस के साथ, कि अगर ड्यू है तो दुश्मन जो है आपका, एनिमी जो है, उसका ड्यू तो ये है कि आप उसको तहस नहस करके रख दें, उसका सत्यानाश करके रख दें। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करें और अपने दुश्मनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करें? तो इसको ट्रेडिशनलिज्म भी कहते हैं। ट्रेडिशनलिज्म, थ्रेसिमैकस स्टेट्स दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। उसने कहा कि जस्टिस ये है कि जो सोसाइटी का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है उसके इंटरेस्ट के मुताबिक फैसले हो जाएं, तो ये जस्टिस है। माइट इज राइट। जिसकी ताकत है वो अपनी राइट अपने खुद बना लेता है और अपनी माइट को इस्तेमाल करते हुए अपने राइट्स हासिल कर लेता है। बस यही जस्टिस है। नॉट ओनली इन अ सोसाइटी, दोज हु हैव पावर यूज इट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। सोसाइटी में जिनके पास ताकत होती है वो इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉट ओनली रूलर्स बट ऑल मैन सेज थ्रेसिमैकस विल एक्ट अलाइक। उसने कहा कि ये सिर्फ रूलर्स की बात नहीं है। अगर आप आम आदमी को भी इख्तियारात दे देंगे, आम बंदे को भी पावर दे देंगे, वो भी इसका इसी तरह इस्तेमाल करेगा। सिर्फ रूलर ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करते। जहां जहां भी आपने जब भी किसी को पावर दी है, एक ऑर्डिनरी सिटीजन को भी आपने पावर दी है, तो वो उस पावर को मिसयूज करेगा। इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी दे विल सर्व देयर ओन इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। अगर उनको मौका मिल जाए तो वो भी अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे अपने इंटरेस्ट के लिए, और वो दूसरों के एक्सपेंस के ऊपर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अपने फायदे की काम करेंगे। दस, जस्टिस कंसिस्ट ऑफ डूइंग गुड फॉर वन सेल्फ बट डूइंग इनजस्टिस टू एवरीवन एल्स। थैसिमैकस का कहना यह था कि इंसाफ ये है कि आप अपने फायदे के काम करें, और ऐसा करने में अगर दूसरों के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ग्लाउकन सेज men would certainly prefer to exploit others for their own advantages। तो इंसान हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है।
बट दे फियर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डूइंग सो। लेकिन उनको ये खतरा लगा रहता है कि ऐसा करने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं और ये कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव होंगे। तो फिर एन आइडियल सिचुएशन वुड बी वन इन विच अ पर्सन कुड डू इनजस्टिस विदाउट एक्सपीरियंसिंग इट। जो ग्लॉकन ने कहा कि एक आइडियल सूरत हाल ये हो सकती है कि आदमी एक्सप्लॉयट करे दूसरों को अपने एडवांटेज के लिए और ये तसल्ली कर ले कि ऐसा करने में उसके साथ खुद इनजस्टिस ना हो रहा हो या किसी स्टेज पे उसके साथ इनजस्टिस ना हो, वो खुद इनजस्टिस को एक्सपीरियंस ना करे किसी स्टेज के ऊपर। तो ग्लॉकन के मुताबिक उतना काम कर लेना चाहिए जितने में आप अपना फायदा देख सकते हैं और आपको नुकसान होने का इख्तिमाल नहीं है, ये जस्टिस है। उससे ज्यादा आप ना करें जहां आपको नुकसान होने का इख्तिमाल है। But under such circumstances, life would be too precarious, since we would always be apprehensive about the harm other might be planning for us. तो उसने कहा, ग्लॉकर ने कहा कि ऐसा होने से हमारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी, क्योंकि हमें हर वक्त ये धड़का लगा रहेगा कि किसी न किसी स्टेज पे हमें भी हार्म हो सकता है। जस्टिस देन रिजल्ट्स फ्रॉम फियर। तो उसका कहना यह था कि जस्टिस इसलिए होता है कि हमें फियर होता है कि अगर हम किसी के साथ इनजस्टिस करेंगे तो वो बाउंस बैक करेगा हमारे ऊपर, इसलिए हम इंसाफ करते हैं। और इंसाफ हमारा खौफ से निकलता है। हमें खौफ होता है कि हमारे अपने साथ इनजस्टिस हो जाएगा, इसलिए हम अपने आप को बचाने के लिए लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं करते, लोगों के साथ जस्टिस करते हैं ताकि हमारे साथ इनजस्टिस ना हो। Men enact laws and agree to obey them because while they are selfish, they are also prudent. तो ग्लॉकर ने कहा कि लॉ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम इस बात पे एग्री करते हैं कि हम सेल्फिश जरूर हैं, लेकिन हम लॉ इसलिए बनाते हैं कि हमारे अंदर एक प्रूडेंस भी है, हम इन जस्टिस से बचना चाहते हैं। तो लॉ हमें वो जस्टिस देता है, लॉ हमें वो प्रोटेक्शन देता है जिसके जरिए हम लोगों के इन जस्टिस से बच सकते हैं। तो फिर प्लेटो ने जो डिफाइन किया, कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन दी, उसने कहा प्लेटो डिफाइंस जस्टिस एज गिविंग टू एवरी मैन हिज ड्यू। तो एवरी मैन हिज ड्यू क्या है? जो शख्स जिस चीज का मुस्तहिक है उसको वो चीज दे दें, ये जस्टिस है। तो प्लेटो ने ये डिफाइन किया जस्टिस एज गिविंग टू एवरी मैन हिज ड्यू। जो उस जिस चीज का वो हकदार है उसको वो चीज दे दे तो वो जस्टिस है। अब इस फिलॉसफी के ऊपर प्लेटो ने अपनी दूसरी सारी फिलोसफीज जो है वो मेकअप की है कि ड्यू टू एवरी, जो ड्यू है किसी शख्स का उसको वो मिलना चाहिए, ना उससे कम मिलना चाहिए ना उससे ज्यादा मिलना चाहिए। तो उसने जस्टिस की ये तारीफ की, जो जिस चीज का हकदार है उसको वो चीज दे दें, दैट इज जस्टिस। तो इसको बेस बना के उसने सोसाइटी को तीन बेसिक क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है या उसको डिफ्रेंशिएट किया है, या उसकी तीन डिफरेंट क्लासेस बनाई हैं। थ्री फोर्सेस मोटिवेट मैन, दैट इज बेसिक इंस्टिंक्ट्स। तो प्लेटो ने कहा कि तीन चीजें हैं जो ह्यूमन बीइंग्स को मोटिवेट करती हैं और ये उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं जो उसको मोटिवेट करती हैं। तो सबसे बड़ी इंस्टिंक्ट उसने कहा जो ह्यूमन बीइंग में है, दैट इज एपिटाइट। लोग जो हैं वो एपिटाइट या डिजायर जो है उससे मोटिवेट होते हैं। इंसान ख्वाहिशात का पुतला है, उसके दिल में बहुत सी ख्वाहिशात हैं। उसके अंदर पैसा बनाने की डिजायर है, उसके अंदर अच्छी लाइफ गुजारने की डिजायर है, उसके अंदर वेल्थ कमुलेट करने की डिजायर है, वो अमेस करना चाहता है पावर। वो तो बहुत सी जो है वो लोगों के अंदर डिजायर्स हैं और इसको उसने एपिटाइट का नाम दिया। और उसने कहा कि जिन लोगों में ये एपिटाइट होगी, दे विल थिंक बाय देयर बैलीज, वो अपनी ख्वाहिशात के पुजारी होंगे, वो ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले लोग होंगे। उनके नज़दीक बाकी किसी और चीज़ की अहमियत नहीं होगी, वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के गुलाम होंगे और वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तमाम एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। तो उसने कहा कि ये लोग जो हैं, ये इनकी बेसिक इंस्टिंक्ट जो है दैट इज एपिटाइट, और दे थिंक बाय देयर बैलीज। देन इज दूसरी उसने कहा कि स्पिरिट है वो, दैट इज करेज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेव हार्ट होते हैं, वो बड़े दिल के लोग होते हैं, वो बहादुर लोग होते हैं, और उनका जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है बॉडी के अंदर, दैट इज देयर हार्ट। वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं और दिल के बहुत ब्रेव होते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं
उनकी उसने कहा कि जो उनके मोटिवेशन है उसके अंदर, दैट इज देयर स्पिरिट, रूह उनके अंदर, वो अलाइव, वो बहादुर लोग हैं वो। और तीसरा उसने कहा कि जो इंसान के अंदर है, दैट इज द विजडम, शऊर, अकल। ये लोग जो हैं ये जहन वाला काम करते हैं, इंटेलिजेंस वाला काम करते हैं। इनके अंदर नए आइडियाज आते हैं, नए आइडियाज का फ्लो होता है। इनका जो बेसिक जिबिल्लत है, जो डोमिनेंट फैक्टर है इनका, दैट इज देयर ब्रेन। वो बाकी तमाम इंस्टिंक्ट्स के ऊपर हावी होता है। ईच इंस्टिंक्ट इज अवेलेबल इन एवरी ह्यूमन बॉडी, बट वन ऑफ दीज इज प्रीडोमिनेंट। ये तीनों जिबिलतें इंसानों में होती हैं, लेकिन इनमें से एक जिबिलत जो है वो प्रीडोमिनेट कर रही होती है, वो उस बाकी जिबिलतों पे हावी होती है। सो सोसाइटी कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच फोर्स प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल। तो सोसाइटी को उसने कहा तीन हिस्सों में, तीन दर्जों में तकसीम किया जा सकता है इन जबिलतों के हिसाब से। और जो जबिलत ज्यादा किसी के ऊपर हावी हो, उसको उस क्लास में या उस कैटेगरी में फॉल कर देना चाहिए। तो उसने सोसाइटी को तीन डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू दी बेसिक इंस्टिंक्ट प्रेजेंट इन दैट बॉडी। उसके बाद उसने क्लासेस के जिम्मेदारियां भी बना दी कि एक स्टेट के अंदर उन क्लासेस की क्या जिम्मेदारियां होगी। जिन लोगों में ड्राइविंग फोर्स डिजायर है या एपिटाइट है, उसने कहा कि ये मुआशरे का बहुत बड़ा तबका होंगे, ये लार्ज क्लास होगी, ये ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये चूंकि बहुत ज्यादा डिजायरस लोग होते हैं, इनके अंदर एपिटाइट बहुत होती है, तो इसलिए इन लोगों को ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये आर्टिजन क्लास में हों, ये आम काम करने वाले लोग हों, ये वर्कर किस्म के लोग हों। इनसे कोई और बड़ा काम नहीं लेना चाहिए, इनसे चीजों की प्रोडक्शन का काम लेना चाहिए, और इनको मुआशरे में किसी किस्म की कोई पावर नहीं देनी चाहिए। जो लोग जिनमें स्पिरिट जो है वो मोटिवेटिंग फोर्स है, जिसमें करेज है, इनकी तादाद जो है वो चंद लोगों पे होगी, ये फ्यू लोग होंगे, और ये मिडिल पोजीशन के लोग होंगे। इनको उसने कहा कि या तो डिफेंस का काम देना चाहिए, ये लोग मिलिट्री में चले जाएं, और ये लोग जो है वो सरकारी ओहदों के ऊपर आ जाएं, और जहाँ पे करज का काम है, जहाँ पे जंगें लड़नी है, जहाँ पे आपने दूसरे मुल्कों के साथ बाकी चीजें स्कोर सेटल कर रहे हैं, तो इस क्लास को आर्मी में चला जाना चाहिए, फौज में चलाना चाहिए। और तीसरी कम्युनिटी उसने वो बताई जिनमें जो ड्राइविंग फोर्स है वो उनकी रीजन है, तो उसने कहा कि ये बहुत छोटा तबका होगा, सबसे कम तबका ये होगा, और इसमें से रूलिंग क्लास लेनी चाहिए, ताकि समझदार लोग हों, इंटेलिजेंसिया के लोग हों, रीजन के साथ लोग हों, शऊर के साथ लोग हों, उनको हक हुक्मरानी देना चाहिए। और ये मुआशरे में चंद लोग सिर्फ ऐसे होंगे जो इस कला कैटेगरी में फॉल करते होंगे, ये बेलॉस किस्म के लोग होंगे, इनके अंदर कोई टेम्पटेशन नहीं होगी, इनके अंदर कोई डिजायर नहीं होगी, इनके अंदर पावर या वेल्थ अमेस करने की जो है टेंडेंसी नहीं होगी, ये पावर को मिसयूज नहीं करेंगे, और ये बेहतरीन लोग होंगे मुल्क को चलाने के लिए। तो उसने जो जस्टिस की फिलोसफी दी कि जस्टिस जो ड्यू है उसको दे दें, तो उसने कहा कि इन तीन कैटेगरीज के लोगों को इन कैटेगरीज के अंदर ही रहना है, इसको कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये इनजस्टिस होगा। रूल, आर्टिजन क्लास, गुड्स आर नीडेड फॉर कंजम्पशन एंड सर्टन इसेंशियल टास्क मस्ट बी परफॉर्म। मुआशरे में कुछ चीजें की जरूरत होती है जो लोगों ने इस्तेमाल करनी है, कुछ अहम काम है जिनको किसी न किसी ने सर अंजाम देना है। Since some men perform a particular task better than others, they should perform only that task. तो जो फर्द जिस काम को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता हो, सोसाइटी में वो काम उसके हवाले करना चाहिए, ताकि वो अपने काम के अंदर एक परफेक्शन हासिल करे, और उस काम को वो एक अल्टीमेट हाइट तक ले जाए, और अपने प्रोड्यूस करे, क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करे उसमें। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आप उसके जुम्मे वो काम लगाएंगे जिस काम में वो परफेक्ट है, या जो काम बेहतर तरीके से कर सकता है। अपर क्लास शुड नॉट परफॉर्म द टास्क विच आर टू बी परफॉर्म्ड बाय द लोअर क्लास। अपर क्लास को वो काम नहीं करने चाहिए जो लोअर क्लास के जुम्मे हैं। ऐसा करने से वो अंडर वैल्यू होंगे। अगर उसको आप अंडर यूटिलाइज रखेंगे उस क्लास को, तो वो फिर इनजस्टिस होगा उसके साथ। तो उसमें बेसिकली जो प्रिंसिपल था इसका, प्लेटो का, वो था प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि हर काम का एक स्पेशलिस्ट मौजूद हो, और वो स्पेशलिस्ट उस काम को सबसे ज्यादा अहसन तरीके से करे, ताकि मुआशरे के अंदर एक
कंपटीशन आए, मुआशरे के अंदर एक स्टैंडर्ड की चीज़ें लोगों को मिलने को मिले, और इस तरीके से अगर स्पेशलाइजेशन की जाएगी तो लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल करने को मिलेगी। गार्जियन क्लास के बारे में उसने कहा कि एज द टेरिटरी इज टू बी डिफेंडेड, देयरफॉर द स्टेट मस्ट हैव अ मिलिट्री गार्जियन क्लास कंप्राइजिंग दोज हुज करेज और स्पिरिट इज डोमिनेंट। आपने अपनी स्टेट को डिफेंड भी करना है, जंगें भी लड़नी है, हमलावरों के हमले भी रोकने हैं। अगर आपके पास फौज के ऐसे लोगों को आपने रख लिया है जिनकी ड्राइविंग डिजायर है या जिनकी मोटिवेशन फोर्स करेज नहीं है, तो वो बहादुरी के साथ नहीं लड़ सकेंगे, वो करेज के साथ नहीं लड़ सकेंगे, वो आपके मुल्क को डिफेंड नहीं कर सकेंगे, वो स्टेट को डिफेंड नहीं कर सकेंगे। इसलिए जिन लोगों में डोमिनेंट फैक्टर करेज है या स्पिरिट है, उन लोगों को फौज में रखना चाहिए ताकि वो अपनी बहादुरी का मुजाहरा करें और मुल्क को एक्सटर्नल एग्रेशन से बचा सकें। दिस सर्विस इज स्पेशलाइज्ड, ये भी एक खास सर्विस है, एंड ओनली दोज हु आर क्वालिफाइड विल बी प्रमोटेड टू परफॉर्म द स्पेशलाइज्ड फंक्शंस ऑफ मिलिट्री गार्डियनशिप। सिर्फ उन लोगों को ये गार्डियनशिप में रखना चाहिए जो लोग क्वालिफाइड हों, जिनको जंगें लड़नी आती हों, जो जंगी अमूर के माहिर हों, जो स्ट्रेटेजी बना सकते हो जंग लड़ने की। तो ये भी एक उसने कहा स्पेशलाइज्ड जॉब है, और इसमें हर किसी को इंडक्ट नहीं करना चाहिए, ना वो हर किसी शख्स से करने का काम है। ये सिर्फ वो लोग हों जिनका डोमिनेंट फैक्टर करेज है और वो इस काम में स्पेशलाइज्ड हों। रूलिंग क्लास के बारे में उसने कहा फ्रॉम अ सिलेक्टेड हैंडफुल ऑफ द सोल्जर गार्जियंस विल बी चोजन द रूलिंग क्लास ऑफ द स्टेट। तो रूलिंग क्लास उन लोगों में से ली जाएगी जो एक तो सोल्जर गार्जियंस क्लास में होंगे, और दूसरा उसने जो रखा कि उनके अंदर विजडम होगी, उनके अंदर शऊर होगा, उनके अंदर अकल होगी, ताकि वो फैसले कर सके। द फ्यू विल बी एंडोर्ड विद रीजन एंड मोटिवेटेड बाय देयर विलिंगनेस टू सर्व एज रूलर्स। इनमें से कुछ लोग, चंद लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर मोटिवेशन होगी रीजन की, और वो नेशन को या वो स्टेट को सर्व करने के लिए विलिंग भी होंगे, और उसमें उनके अंदर वो तमा नहीं होगी, लालच नहीं होगी, उनके अंदर वेल्थ अमेस करने की टेंडेंसी नहीं होगी, उनके अंदर ये मिस यूज ऑफ पावर जो है वो उसकी टेंडेंसी नहीं होगी। द रूलरशिप इज एब्सोल्युटली डिवोटेड टू द कम्युनिटी एंड कंप्लीटली लैकिंग इन डिजायर टू सर्व इट्स ओन इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ द सिटीजनरी। ये वो लोग होंगे जिनके अंदर ख्वाहिशात ही नहीं होगी, उनके अंदर ये ख्वाहिश नहीं होगी कि उन्होंने अपने जाती इंटरेस्ट के लिए कोई काम करना है, या वो अपने जाती इंटरेस्ट को फोकियत देंगे लोगों के या सिटीजनरी के राइट के ऊपर। तो वो लोग ऐसे होंगे जो बिला किसी हिर्स के, बिला किसी तखसीस के, बिला किसी लालच के, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट की खिदमत करने के लिए, रूलर बनने के लिए तैयार होंगे। तो प्लेटो कहता है कि ऐसे शख्स को ढूंढ के आपने रूलर बनाना है ताकि वो स्टेट में तमाम सिटीजन की वेलफेयर के लिए काम करे। प्लेटोस एजुकेशन मॉड्यूल हैज टू फेजेस। इसको दो फेजेस में एजुकेशन के मॉड्यूल को उसने कंप्लीट किया था। फर्स्ट फेज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रेनिंग फॉर सिटीजन बॉयज एंड गर्ल्स अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड फॉलोड बाय 2 years पीरियड ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग। तो एजुकेशन का फर्स्ट फेज जो था ये 18 साल तक की एज तक के लिए था, और ये लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए था। प्लेटो फीमेल एजुकेशन की भी फेवर में था, और वो चाहता था कि अगर लड़कियां कैपेबल हैं और वो एजुकेशन में एक्सेल कर सकती हैं तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। और इस तरह अगर सोचा जाए तो प्लेटो की सोच एजुकेशन के बारे में डेमोक्रेटिक थी, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मेल और फीमेल को देने की फेवर में था। और पहली स्टेज में जो 18 साल तक की एज थी, प्लेटो के फिलोसफी के मुताबिक दोनों को एजुकेशन हासिल करनी चाहिए थी, लड़कों को और लड़कियों को। और जब ये 18 साल की एज तक एजुकेशन मुकम्मल हो जाती थी तो फिर उसको 2 years पीरियड जो था वो मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि लोग जो है वो मिलिट्री टैक्टिक्स को भी समझ लें, मिलिट्री के जो ऑपरेशंस हैं उनको समझ लें, उनको जो उस वक्त के जंग लड़ने के तरीकाकार थे या जंगों की स्ट्रेटजी थी, जब वेपन का इस्तेमाल था, उनको वो आ जाए, और उस तरह एक मजबूत डिफेंस स्टेट का जो है वो कायम हो सके। जब पहला फेज था उसके अंदर जो मॉड्यूल दिया उसने प्लेटो ने, दे विल स्टडी जिम्नास्टिक एंड म्यूजिक। जिम्नास्टिक इंक्लूड not only exercise but also training in bodily care including diet, development of sound physique, mental and physical fitness। जो एजुकेशन थी नेसेसरीली
उसमें पहली फेज में उनको जिम्नास्टिक और म्यूजिक सिखाया जाता था। अब ये जिम्नास्टिक और म्यूजिक को कंफ्यूज ना करें जो आजकल की जिम्नास्टिक है और म्यूजिक है। प्लेटो अपने दौर की बात कर रहा है। उस दौर के अंदर जो जिम्नास्टिक और म्यूजिक की तालीम दी जाती थी, उसके अंदर जिम्नास्टिक के अंदर एक्सरसाइजेस थी, बॉडीली एक्सरसाइजेस थी, बॉडीली ट्रेनिंग थी। किस तरीके से बॉडी को फिट रखा जा सकता है उसके लिए कोर्सेज थे और उसके लिए ट्रेनिंग्स थी और उसके लिए वो उन्होंने मुख्तलिफ मॉड्यूल्स तैयार किए हुए थे। इसके अंदर बच्चे ने कौन सी डाइट इस्तेमाल करनी है, किस मिकदार में लेनी है ताकि वो एक हेल्दी बॉडी के साथ ग्रो कर सके, वो उसके अंदर शामिल था। दूसरा, उसके अंदर फिजिक कैसे बनानी है उसकी, उसके बॉडी मसल्स कैसे बनने हैं, उसकी बॉडी पावर किस तरह उसने लेनी है ताकि वो एक जिस्मानी तौर पर सेहतमंद बच्चा ग्रो कर सके। इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती थी उनको। और उसके बाद जो म्यूजिक था, उसके अंदर मेंटल कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए चीजें रखी जाती थी। उसके अंदर जो उसकी मेंटल शार्पनेस है उसको और मेंटल इक्विलिब्रियम को कायम करने के लिए जो सिलेबस कोर्सेज थे वो उसके अंदर रखे जाते थे। तो पहली ये स्टेज जो थी उसके अंदर जिम्नास्टिक और म्यूजिक का मकसद ये था कि एक मेंटली और फिजिकली फिट जनरेशन कायम की जा सके। उसका बहुत ज्यादा फोकस प्लेटो का इन चीजों के ऊपर था। और वो जो एजुकेशन देना चाहता था उस एजुकेशन में ये मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने के लिए कोर्सेज शामिल किए गए थे। Training in music is to be directed less towards singing and instrumental music than to the study of literature in general. जो म्यूजिक की ट्रेनिंग दी जाती थी उसमें फोकस उनका ये गाना बजाना और इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट चलाना फोकस नहीं था उसका। उसका फोकस ये था कि इसमें लिटरेचर को स्टडी किया जाए और लिटरेचर भी वो जो उस वक्त की ग्रीक सोसाइटी का जो ग्लोरियस पास्ट था उसके ऊपर जो लिटरेचर लिखा गया था वो बच्चों को सिखाया जाए। इस लिटरेचर ने बच्चों के अंदर जो चीजें इंकलकेट करनी थी उसमें मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स थे, राइटियसनेस थी और उनको एक यूजफुल सिटीजन बनाना जिसके अंदर वो इंसानी और ह्यूमैनिटी के ट्रेड्स शामिल हैं, वो चीजें लिटरेचर के अंदर उन्होंने शामिल की हुई थी। ऑल एग्जिस्टिंग लिटरेचर टू बी रिवाइज्ड टू कंफर्म टू द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स एंड न्यू कॉम्बिनेशंस आर टू बी स्क्रूटिनाइज्ड केयरफुली बाय द फिलोसोफर किंग। जो कैरिकुलम बनाया गया था उसका लिटरेचर का, उसके अंदर उन्होंने जो उस दौर के मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स थे, जो सोसाइटी के एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स थे, वो चीजें उसके अंदर डाली गई थी ताकि सिटीजन को एक ह्यूमेन ग्राउंड्स के ऊपर ट्रेनिंग की जा सके। बच्चों की नशवा नुमा और बच्चों की तरबियत और बच्चों की एजुकेशन और बच्चों की ट्रेनिंग जो उस वक्त के मॉरल वैल्यूज थी, जो हाई मॉरल वैल्यूज, हाई पेडेस्टल था मॉरल वैल्यूज का, उसके मुताबिक ट्रेनिंग करने के लिए उसके अंदर लिटरेचर को शामिल किया गया था। और प्लेटो के ख्याल के मुताबिक फिलोसोफर किंग की ये ड्यूटी थी कि वो सिलेबस को और कैरिकुलम को स्क्रूटनाइज करे और ये देखे कि सिलेबस और कैरिकुलम जो है वो उस जमाने की नीड्स को पूरा कर रहा है। बच्चों को उन चीजों की एजुकेशन दी जा रही है जो उस वक्त नीड ऑफ द सोसाइटी है ताकि एक ऐसी जनरेशन पैदा की जा सके जो आगे चल के मुल्क की बागडोर संभालने के काबिल हो सके। बच्चों को उन फील्ड और स्पेशलिटीज के बारे में ट्रेनिंग दी जाए और एजुकेशन दी जाए जो उस दौर के तकाजे हैं ताकि यही बच्चे जब इंतजामिया में जाके हुकूमत का नज़्म व संभालने की पोजीशन में आए तो उनको मुल्क को संभालने में, मुल्क को चलाने में और अपनी सर्विस डिलीवरी में किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी पेश ना आए। तो प्लेटो का फोकस जो था वो जो कैरिकुलम था उसको सिंक्रोनाइज करना विद द मॉडर्न नीड्स एंड मॉडर्न डिमांड्स और बच्चों को वो तमाम स्किल्स इनकलकेट करना जिसके बुनियाद पर वो आगे जाके स्टेट को चलाने के काबिल हो जाएं, वो उसका मतवा नजर था। और उसके लिए उसने फिलोसोफर किंग को इट सेल्फ ये ड्यूटी असाइन की कि वो खुद देखे कि क्या कैरिकुलम जो है वो इस तरह का ताकतवर है या इस तरह का यूजफुल है कि वो आगे जाके मुआशरे की नीड्स को पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता। और अगर वो नहीं कर सकता तो उसको मॉडर्न लाइंस के ऊपर उसवार करना, मॉडर्न लाइंस के ऊपर डिजाइन करना कैरिकुलम को, ये फिलोसोफर किंग की ड्यूटी थी। सेकंड फेज ऑफ एजुकेशन is advanced study for those who survived the selective screening process of elementary training। प्लेटो के मॉड्यूल के मुताबिक जब पहला फेज मुकम्मल हो जाए 18 साल की एज का और 2 साल मिलिट्री ट्रेनिंग का, उसके बाद
तमाम जितने भी बच्चे उस फेज में शामिल हैं उन सब का टेस्ट लिया जाए, उन सब की स्क्रूटनिंग की जाए, और उनमें से जो बच्चे ये एजुकेशन का टेस्ट पास कर लें, ये स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लें, जिनकी लर्निंग कैपेबिलिटी उस रिक्वायरमेंट की हो जाए जो प्लेटो ने फिक्स किए हुए थे, तो उसके बाद उनको अगले ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाता था। तो अगला ग्रेड जो है एजुकेशन का सिर्फ उन लोगों के लिए था जो पहले ग्रेड में पास हो जाएं, जो पहले फेज में पास हो जाएं, और वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो पास होने की है, वो मिनिमम थ्रेशोल्ड पास होने का है, उसको अगर वो अटेन कर लें तो वो अगले स्टेज में क्वालिफाई कर जाते थे एजुकेशन के लिए। जो लोग इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते थे इस टेस्ट को, तो उनके लिए अगली एजुकेशन के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। तो प्लेटो के नजदीक सिर्फ वही लोग आगे जा सकते थे जो उस कैलिबर को हासिल कर लें जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ था या स्टेट ने फिक्स किया हुआ था, और उस थ्रेशोल्ड को पूरा करने वालों को ही फर्दर एजुकेशन की इजाजत थी। जो उस थ्रेशोल्ड को मेंटेन नहीं कर सकते थे या टेस्ट को पास नहीं कर सकते थे, फेल हो जाते थे, उनके लिए फर्दर एजुकेशन के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। जो दूसरा फेज था, स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 21 एंड गोज फॉर 15 ईयर्स, ये 15 साल का था। ये 21 साल की एज में शुरू होता था और 15 साल की एज तक होता था, और ये लगभग 35 या 36 ईयर्स की एज तक वो स्टूडेंट जो था ये सेकंड फेज में पढ़ता था। if member proves fit, a more individualistic techniques of instrument may be employed। तो यहाँ इंडिविजुअल टेक्निक्स के जरिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी। हर इंडिविजुअल को फोकस किया जाता था उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक, और सिर्फ उन बच्चों को आगे ले जाया जाता था जो अपनी प्रीवियस कंडक्ट जो फर्स्ट फेज के अंदर होता था उसमें प्रूव कर देते थे दैट दे हैव द पोटेंशियल टू लर्न फर्दर, और उनकी फर्दर एजुकेशन के लिए उनके पास पोटेंशियल है। ये जो 15 साल का पीरियड था सेकंड फेज में, फर्स्ट 10 ईयर्स डिवोटेड फॉर द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तो इनमें 10 साल जो पहले थे 15 सालों में, इसमें मैथमेटिक्स की तालीम दी जाती थी और उसके लिए एस्ट्रोनॉमी की तालीम दी जाती थी। तो ये दो सब्जेक्ट जो है उनको पढ़ाए जाते थे, और ये दो सब्जेक्ट उस वक्त मॉडर्न सब्जेक्ट गिने जाते थे और समझे जाते थे। द फाइनल 5 ईयर्स ऑफ स्टडी, डायलैक्ट और फिलोसफी, हैंस फर्स्ट प्रिंसिपल आर एक्सप्लोर्ड एंड सर्च फॉर द गुड एंड ट्रूथ इज लॉन्च्ड। तो जो अगले 5 साल थे सेकंड फेज के, 15 सालों में पहले 10 साल मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के लिए, और अगले 5 साल जो है वो डायलैक्ट और फिलोसफी के लिए। तो फिलोसफी में उन बच्चों को फिर वो चीजें सिखाई जाती थी जो प्रिंसिपल्स होते थे उस वक्त के फिलोसफी के, कि गुड क्या है और ट्रूथ क्या है। तो इस तरह जो ह्यूमैनिटी के बेसिस पे चीजें थी या फिलोसफी थी, गुड फॉर द पीपल की जो फिलोसफी थी, उसको वो सिखाया जाता था, ताकि वो बच्चे जब किसी स्टेज पे पहुंचे और अपनी सोसाइटी की सर्विस करने के लिए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में जाके लगे, तो उनको ये एहसास हो कि अच्छाई क्या होती है और कैसे करनी है, और सच क्या है, हकीकत क्या है, और किस तरीके से उसके मुताबिक अमल करना है। एट द एज ऑफ 35, those who qualify, their advanced education are assigned to civil and military administration positions। जब उनकी एज 35 साल की हो जाती थी और इसका सेकंड फेज भी मुकम्मल हो जाता था, तो सेकंड फेज के इख्तिताम पर उनका एक दोबारा टेस्ट लिया जाता था। उसी तरह स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, और जो लोग इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते थे तो उसको फिर एडवांस एजुकेशन के लिए चुन लिया जाता था, और ये एडवांस्ड एजुकेशन सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशनों के लिए होती थी। जो 35 साल के बाद तालीम के लिए अहल करार दिए जाते थे, वो जब तालीम मुकम्मल कर लेते थे तो उसको फिर इंतजामी अमूर पे सिविल सर्विसेज में और मिलिट्री की एडमिनिस्ट्रेशन में उनको लगाया जाता था, इन ऑर्डर टू दैट स्टेट शुड बेनिफिट फ्रॉम द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ताकि स्टेट इन बच्चों की एजुकेशन से और इन बच्चों की ट्रेनिंग से फायदा उठाए। तो 35 साल की एजुकेशन के बाद उनको फिर सिविल इंतजामिया के और मिलिट्री के ओहदों पे तैनात कर दिया जाता था। एट दिस स्टेज स्क्रीनिंग प्रोसेस गोज ऑन फॉर अल्टीमेट स्टेज टू स्टेट सर्विस। और यहां जाके फिर आखिरी स्टेज होती थी जहां पे उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होता था कि उन्होंने अपने सारे लाइफ कैरियर के अंदर, जब वो इंतजामी ओहदों पे लगे हुए थे या वो मिलिट्री के ओहदों पे लगे हुए थे, तो उन्होंने किस तरह
का चीजें सीखी हैं, और उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क किस तरह का किया है, क्या उन्होंने वो तमाम तरबियत हासिल कर ली है जिसकी बुनियाद बनाकर वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ओहदों को चला सकते हैं या वो मिलिट्री में अपनी खिदमात को सर अंजाम दे सकते हैं। आफ्टर 15 ईयर्स मोर, अब ये सिविल इंतजामिया के ओहदों पे या मिलिट्री के ओहदों पे, ये 35 साल की तालीम के या एज के बाद इनको 15 साल की उन ओहदों पे तरबियत दी जाती थी। उनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में लगा दिया जाता था मुख्तलिफ ओहदों पे, या मिलिट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में लगा दिया जाता था मुख्तलिफ ओहदों पे। तो वहां वो 15 साल तक मजीद वहां पे सीखते थे और एजुकेशन हासिल करते थे। और ये एजुकेशन उनकी जो थी, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स थी, जहां वो दफ्तरों में बैठ के काम करते थे और वहां दफ्तरों की पॉलिसीज बनाते थे, दफ्तरों की पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन करते थे, वहां पे गवर्नमेंट की बैठ के प्लानिंग करते थे, प्लानिंग के बाद उसकी एग्जीक्यूशन करते थे, और इस तरह के काम वो 15 सालों में सीखते थे, यहां तक कि उनकी एज 50 साल हो जाती थी। एट द एज ऑफ 50, those who have demonstrated real ability and served with genuine direction reach the pinnacle of the स्टेट ऑर्डर। जो इन 15 सालों में अच्छा काम सीखते थे, अपनी अच्छी काबिलियत डिमॉन्स्ट्रेट करते थे, अपनी अच्छी एबिलिटीज को एक्सप्रेस करते थे, तो उनको कहा जाता था कि अब ये हुकूमत संभालने के काबिल हो गए हैं, अब इन्होंने इतना एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है कि अब ये हुकूमत चला सकते हैं और हुकूमत के दफातर की इंतजामिया के तौर पर अच्छे तरीके से वहां बैठ के पॉलिसीज बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब ये 50 साल की एज के हो जाते थे और ये तमाम टेस्ट पास कर लेते थे और तमाम स्टेजेस को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लेते थे, तो फिर कहा जाता था कि नाउ दे आर फिलोसोफर्स। फिर वो फिलोसोफर बनते थे अकॉर्डिंग टू द प्लेटोज एजुकेशन का जो मॉडल उसने दिया था, या एजुकेशन की फिलोसफी थी। 50 साल के बाद और 50 साल की लर्निंग के तमाम ग्रेड पास करने के बाद और तमाम टेस्ट पास करने के बाद, तमाम स्टेजेस पास करने के बाद, तो उसमें फिर वो फिलोसोफर समझा जाता था। तो ये थी उसकी एजुकेशन की पॉलिसी, जिसमें जिसका पर्पस ये था कि वो लोग जो अच्छे दिमाग हैं, वो लोग जो टैलेंटेड हैं, वो फिलोसोफर बन जाएं, और जो फिलोसोफर बन जाएं वो फिर आगे जाके मुल्क को चलाएं, वो इंतजामिया को चलाएं, वो स्टेट को चलाएं, और वो सर्विस डिलीवरी करें। दे ज्वाइन द गार्जियन क्लास, इसमें से लोग गार्जियन क्लास में जाते थे, जो फौज के जर्नैल बनते थे, जो फौजी हिकमत अमली बनाते थे। हुज टाइम इज डिवाइडेड बिटवीन मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाईएस्ट लेवल एंड पीरियड्स ऑफ प्योर स्पेकुलेशन। तो वहां पे बैठ के ये इंतजामी अमूर के फैसले करते थे, और ऐसे सिचुएशंस जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की चीजें होती थी, वहां बैठ के उस तरह के फैसले ये लोग किया करते थे। तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसा एजुकेशन मॉड्यूल लगाना चाहता था जिसके फारगो तहसील लोग जब अपने अपने दफातर में पहुंचे, तो वहां बैठ के वो नेशन की पॉलिसी को अच्छे तरीके से बना सकें और उसको अमल दरामद करा सकें। Their task is of ensuring that the next generation would in all circumstances lives and does the present generation। और उनका फिर जिम्मेदारी होती थी इन फिलोसफर्स की कि वो अगली जनरेशन को इस तरीके से तैयार करें कि वो पहली जनरेशन से बेहतर हो, और अगली आने वाले मसाइल जो हैं उनको हल करने के लिए एक ऐसी टीम तैयार करें जो मुल्क के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हो और आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती हो। अब इसके बाद अगली जो इसने फिलोसफी दी, वो फिलोसफी थी दैट वाज ऑफ द फिलोसफर किंग। फिलोसफर किंग उसने कहा कि ये लोग जो 50 साल का टेन्योर पूरा कर लें और सक्सेसफुल हो जाएं, तो सिर्फ वही लोग जो है वो हुक्मरानी कर सकें, उनमें से ही किसी को रूलर बनाया जाए, उसमें से ही किसी को चुन लिया जाए कि वो हुकूमत करे। ओनली फिलोसफर, इसको उसने टाइटल दिया फिलोसफर किंग का, कि वो लोग जो प्लेटो के एजुकेशन के मॉड्यूल को 50 साल के एज में मुकम्मल तौर पर लर्न कर लें, सक्सेसफुली लर्न कर लें, और तमाम टेस्ट जो है उसको वो क्लियर कर लें, और जितने भी उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट रखे हुए हैं या असेसमेंट के टेस्ट रखे हुए हैं वो पास कर लें, तो ये एक पूल बन जाए और उस पूल में से आइंदा होने वाला हुक्मरान चुना जाए। तो उसके लिए प्लेटो ने टर्म यूज की फिलोसफर किंग, कि वो किंग हो।
और वो फिलोसोफर इसलिए हो कि उसने 50 साल तक एजुकेशन हासिल की है और वो एजुकेशन की पीक तक पहुंचा है, जिसको उसने फिलोसोफर का नाम दिया। और किंग वो है कि वो हुकूमत वो करे। इसके अलावा प्लेटो के मॉड्यूल के अंदर किसी दूसरे शख्स को हुकूमत करने का इख्तियार नहीं था, सिर्फ उन लोगों को हुक्मरान बनने का इख्तियार था जो ये 50 साल की एजुकेशन सक्सेसफुली मुकम्मल कर ले। ओनली फिलोसोफर किंग इज डिस्टाइंड टू रूल, नो वन एल्स। तो किसी और को हक हुक्मरानी नहीं है। फिलोसोफर किंग इज नॉट हेरिडिटरी। तो दूसरा मॉड्यूल उसने ये दिया कि जो किंग है ये वरासती नहीं होना चाहिए। किंग का बेटा किंग ना बने, सिर्फ उस पूल में से जो फिलोसोफर किंग हो उनमें से किंग बनाया जाए। और वो अगर किसी किंग का बेटा भी उस पूल के अंदर आ गया है तो उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और अगर किसी किंग का बेटा इस काबिल नहीं है कि उस फिलोसोफर किंग के पूल में शामिल हो सके तो उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो फिलोसोफर किंग जो था दैट वाज बेसिकली उसकी उसमें से किंग को लेना था। और ये वरासती ओहदा नहीं था, इसमें जो फिट होता था, जो इस काबिल होता था, सिर्फ उसी को बनाते थे। Everyone can become philosopher king by successful passing through the education cycle of 50 years of age। तो एथेंस का कोई भी शहरी जो ये 50 साल की एजुकेशन का मॉड्यूल मुकम्मल कर लेता था वो फिलोसोफर बिंग किंग बनने का अहल हो जाता था। अब इसके बाद उसने एक और कॉन्सेप्ट दिया, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म। उसने कॉन्सेप्ट कम्युनिज्म का जो दिया उसके मुताबिक रूलिंग क्लास शुड नॉट पोजेस एनी प्रॉपर्टी इन देयर पोजेशन। कि जो जो फिलोसोफर किंग हो, जिन्होंने आगे हुक्मरानी करनी हो, इनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। उनके प्रॉपर्टी बनाने पे, प्रॉपर्टी खरीदने पे, प्रॉपर्टी रखने पे ममानत थी कि वो लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। वो लोग किसी भी किस्म की अपनी कोई चीज नहीं खरीदेंगे, ना मालो मता बनाएंगे, ना जमीन खरीदेंगे, ना जमीन होल्ड करेंगे। यहां तक प्लेटो ने कहा कि वो लोग अपना जाती घर भी नहीं बनाएंगे। उनके अंदर प्रॉपर्टी रखने की कोई तमा नहीं होनी चाहिए, कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि वो कोई प्रॉपर्टी रखेंगे। रादर दे शुड यूज स्टेट ओन्ड प्रॉपर्टी। वो स्टेट की तरफ से मुहैया की हुई प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वो सरकारी घर इस्तेमाल करेंगे, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेंगे और उतने ही इस्तेमाल करेंगे जितने उनको जरूरत है। सो दे मे नॉट इंडल्ज वर्ल्डली अफेयर एंड मे नॉट बिकम ग्रीडी। प्लेटो का यह कहना था कि अगर उनको प्रॉपर्टी रखने का इख्तियार दे दिया जाए तो उनके अंदर जो दुनियावी तमा है वो आ जाएगी, उनके अंदर लालच आ जाएगा। वो लालच में फिर रिश्वत लेनी शुरू कर देंगे, वो लालच में करप्शन शुरू कर देंगे। इसलिए जो फिलोसोफर किंग थे प्लेटो के मुताबिक उनको प्रॉपर्टी रखने का कोई इख्तियार नहीं था। वो घर नहीं बना सकते थे, घर नहीं खरीद सकते थे, वो अपने कैटल हेड्स नहीं रख सकते थे, वो किसी किस्म की कोई चीज नहीं रख सकते थे, और वो किसी किस्म के वसाइल अपने डिस्पोजल पे नहीं रख सकते थे। वो दुनियावी आसाइशों से फारिग थे, बरियुज़्ज़ुम्मा थे। यहां तक कि वो शादी भी नहीं कर सकते थे, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे ताकि उनके बच्चे मिस यूज ना कर सके उनकी अथॉरिटी को। तो ये उसका कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म था। द रूलिंग क्लास शुड नॉट पोजेस फैमिलीज, वाइफ्स, सन्स, डॉटर्स। जो रूलिंग क्लास है वो शादी नहीं कर सकती थी, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती थी, बेटियां बेटे वाइफ्स नहीं रख सकती थी। फॉर मैट्रिमोनियल रिलेशंस दे शुड हैव कम्युनल वाइफ्स एंड द चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ दीज वाइफ्स रिलेशंस मस्ट नॉट नो देयर पेरेंट्स एंड बी ब्रॉट अप बाय द स्टेट। तो इसका हल उसने ये निकाला कि जो रूलिंग क्लास है वो कम्युनल वाइफ्स रखें, और उन कम्युनल वाइफ से जो बच्चे पैदा हों वो फौरन उनकी माओ से अलहदा कर दिए जाएं, ताकि बच्चों को ये पता ना हो उनकी माएँ कौन सी हैं, और माओ को ये ना पता हो उनके बच्चे कौन से हैं। और जो रूलिंग क्लास है उसके मेल मेंबर्स को ये बिल्कुल पता ना हो कि उनकी औलाद कौन सी है। और ये बच्चे जो कम्युनल वाइफ से पैदा हों ये स्टेट ओन कर ले इसको, और स्टेट ही उनकी तरबियत करे, स्टेट ही उनकी एजुकेशन करे, स्टेट ही उनको लुक आफ्टर करे। और उन बच्चों को ये पता ना हो कि उनके वालिद कौन है, और वालदेन को भी पता ना हो कि उनके बच्चे कौन से हैं।
इससे उसने कहा कि बच्चों के अंदर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी और हुक्मरानों के अंदर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, और वो जो फैमिली की वजह से, औलाद की वजह से, नीड्स की वजह से करप्शन करते हैं वो करप्शन नहीं करेंगे। इस तरह उसने कहा कि एक तरह का कम्युनिज्म जो है वो सोसाइटी के अंदर हो, और वो अफराद जो हैं रूलिंग क्लास के, वो स्टेट की चीजें यूज करें और वो अपनी जाती प्रॉपर्टी बिल्कुल ना बनाए। फिर इसने प्लेटो ने आइडियल स्टेट या रिपब्लिक की बात की। तो उसकी आइडियोलॉजी और फिलोसफी ये थी कि प्लेटो आइडेंटिफाइड स्टेट इनटू टू टाइप्स। उसने कहा कि स्टेट की दो टाइप्स हैं, एक लॉफुल, नॉलेज एक्सप्रेस्ड बाय द लॉ इज द डायरेक्टिंग फोर्स, जो कानून के मुताबिक बनाई गई हो, लॉ के मुताबिक चल रही हो, और एक अनलॉफुल, द डायरेक्टिंग फोर्स इज आर्बिट्रेरी एंड नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ। तो वहां पे लॉ होता ही नहीं है और वो लॉ के मुताबिक भी नहीं चलाई जाती, और उसमें डायरेक्टिंग फोर्स जो है ये आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग है। तो इसने कहा कि दो तरह की स्टेट्स होती हैं, लॉफुल एंड अनलॉफुल। स्टेट के लिए उसने क्या कहा, तो स्टेट को उसने क्लासिफाई किया कि तीन स्टेट्स को कहा, स्टेट्स तीन तरह की होती हैं, और ये उसका आइडियल स्टेट है रिपब्लिक में, कि एक स्टेट जो है वो दैट इज मोनार्की। उसने कहा कि सबसे अच्छी जो स्टेट है वो है जहां पे मोनार्की हो। और मोनार्की क्या है? मोनार्की इज द लॉफुल रूल बाय वन इज द बेस्ट स्टेट, कि एक शख्स की हुक्मरानी हो और वो लाफुल हो, और उस एक शख्स को लोगों ने इख्तियार दिया हुआ हो अपने ऊपर हुकूमत करने का, तो ये सबसे आइडियल स्टेट होती है कि इसमें एक हुक्मरानी हो, एक शख्स की हुक्मरानी हो, और वो लाफुल तरीके से हुई हो और लोगों ने उसको मुनार्क इलेक्ट किया हो। तो ये सबसे आइडियल हुक्मरानी है, आइडियल स्टेट है ये। दूसरा उसने कहा कि अगर ये ये लाफुल है तो मोनार्की है, अगर यही अनलॉफुल हो जाए, अनलॉफुल का मतलब एक शख्स उठे, अपनी ताकत के बलबूते पर स्टेट पे कब्जा कर ले और अपनी हुकूमत बना के हुकूमत करनी शुरू कर दे, तो ये अनलॉफुल हो जाएगा, और ये फिर रूल ऑफ वन इज द वर्स्ट स्टेट। उसने कहा कि ये फिर बुरी स्टेट हो जाएगी। मोनार्की इज ए गुड, और मोनार्की एक शख्स की हुकूमत है, वो अगर लॉ के मुताबिक काम करे, लोगों की अच्छाई भलाई के लिए काम करे, तो ये मोनार्की होगी। अगर वो जाती मफादात के लिए काम शुरू कर दे और उसका मतमा नज़र जो है वो अपनी ज़ात के लिए माल और असबाब इकट्ठा करना हो जाए और लोगों के ऊपर जुल्म करे, तो वो टायरानी में बदल जाएगी। वो होगी एक ही शख्स की हुकूमत, लेकिन अनलॉफुल होगी और उसको बुरी हुकूमत समझा जाएगा। दूसरी स्टेट उसने कहा वो अरिस्टोक्रेसी है, और अरिस्टोक्रेसी को उसने डिफाइन ये किया कि लॉफुल रूल बाय अ फ्यू इन द सेकंड बेस्ट स्टेट, कि चंद लोग हों जो मिलके हुक्मरानी करें और ये भी लॉफुल हो, और उन चंद लोगों को या ग्रुप ऑफ पीपल को लोगों ने ऑथोराइज किया हो हुक्मरानी करने के लिए, तो ये मोनार्की के बाद अच्छी फॉर्म जो है वो अरिस्टोक्रेसी है। और अरिस्टोक्रेसी में अगर वो अनलॉफुल हो और अपने ताकत के बलबूते पर कुछ लोग जो है वो एक जत्था बना लें और हुक्मरानी शुरू कर दें अपनी ताकत के बलबूते पर, तो उसने कहा कि ये ओलिगार्ची बन जाएगी, और ओलिगार्ची इज अ बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये टायरेनी के बाद जो है वो बुरी गवर्नमेंट जो है, टायरेनी से ज्यादा बुरी गवर्नमेंट होगी। अरिस्टोक्रेसी तक अगर रहती है तो ये अच्छी हुकूमत होगी, लेकिन मुनारकी सबसे बेहतर है। मुनारकी के बाद अगर कोई अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वो अरिस्टोक्रेसी है। अगर मोनार्की टायरेनी में बदल जाती है तो ये सबसे बुरी गवर्नमेंट है, और अगर टायरेनी जो है वो ओलिगार्ची में बदल जाती है तो ओलिगार्ची इज मोर वर्स देन दी टायरेनी। तो इस तरह दूसरी स्टेज जो है गवर्नमेंट की उसने कहा वो अरिस्टोक्रेसी है, अगर ये लॉफुल है। अगर ये अनलॉफुल हो जाए तो ये ओलिगार्ची हो जाएगी। तीसरी स्टेज उसने कहा जो इसमें है वो इज दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी उसने कहा कि सबसे आखिरी नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे आती है। सबसे पहले मोनार्की है, उसके बाद अरिस्टोक्रेसी है, और तीसरे नंबर पे डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी उसने कहा लॉफुल एंड मॉडरेट रूल ऑफ मैनी इज द वर्स्ट ऑफ द लॉफुल स्टेट बट बेटर देन द अनलॉफुल स्टेट। ये लॉफुल स्टेट में सबसे बुरी है डेमोक्रेसी, लेकिन ये अनलॉफुल से फिर भी बेहतर है। प्लेटो के मुताबिक जो तीन कैटेगरीज हैं स्टेट की, आइडियल स्टेट की, उसमें डेमोक्रेसी लॉफुल में सबसे बुरी है। लॉफुल में
प्लेटो अच्छा रेट करता है मोनार्की को, उसके बाद अरिस्टोक्रेसी को और आखिर में उसको डेमोक्रेसी को। लेकिन प्लेटो कहता है कि डेमोक्रेसी बेशक जितनी मर्जी बुरी है फ्रॉम द लॉफुल गवर्नमेंट्स, लॉफुल स्टेट्स, लेकिन ये जो अनलॉफुल स्टेट्स हैं उन सब में से फिर भी बेहतर है। और अगर डेमोक्रेसी जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन जाए या आर्बिट्रेरी हो जाए या एक्सट्रीम रूल हो जाए फॉर मैनी पीपल जो अनलॉफुल हो, तो ये फिर बहुत बुरी हुकूमत होती है और ये दुनिया की सबसे बुरी हुकूमत होती है। ये ज्यादा टायरेनी और ओलिगार्ची, अनलॉफुल एंड दस बैड, तो ये बुरी होती है, लेकिन ये डेंजरस, लेस डेंजरस होती है देन द टायरेनी एंड ओलिगार्ची, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की बिगड़ी हुई फॉर्म है या वर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से उसने ये तीन क्लासिफिकेशन की है। तो पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ उसकी इस फिलॉसफी के ऊपर। जो क्रिटिसिज्म हुआ सबसे पहले तो वो ये था कि प्लेटो वाज एन आइडियलिस्ट, वो एक आइडियलिस्ट था और वो जो चीजें उसने पेश की वो सिर्फ तसव्वुराती चीजें थी। इस तरह की चीजें जो दुनिया में है वो किसी जगह ऐसी स्टेट का वजूद नहीं है जो प्लेटो ने कंसीव की है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये रियलिज्म में नहीं होती, ये आइडियलिज्म में होती हैं। और ये चीजें जो है ये हमारे वजूद में नहीं है और दुनिया में कोई ऐसी स्टेट अभी तक नहीं आई जिसने प्लेटो के आइडियलिज्म के मुताबिक काम किया हो और कामयाबी हासिल की हो। तो ये एक ख्यालाती किस्म का तस्वर उसने पेश किया है स्टेट का। इस तरह की स्टेट्स दुनिया में कहीं वजूद में नहीं आती। दूसरा, उसने जो कम्युनल वाइफ्स का कॉन्सेप्ट पेश किया, जिसमें जो फिलोसोफर किंग्स हैं या रूलर्स हैं वो फैमिलीज नहीं रखेंगे और उनकी जगह कम्युनल वाइफ्स होंगी और वो उनके साथ जाके अपने रिलेशंस रखेंगे और उसके नतीजे में जो औलाद पैदा होगी उसको स्टेट ओन करेगी और वो फैमिलीज ओन नहीं करेंगी। ना फैमिलीज को पता होगा कि किस औरत में से किस मर्द का बच्चा पैदा हुआ है। तो ये उसका जो कॉन्सेप्ट था कम्युनल वाइफ्स का, ये अनएथिकल था, ये गैर इखलाकी था। एक बाइज्जत मुआशरे के अंदर इस तरह की चीजें नहीं होती कि कम्युनल वाइब्स रखी जाएं और वो जो रूलर क्लास है वो उन कम्युनल वाइब्स को यूज करे और उसमें से बच्चे पैदा करे और बच्चों को पता ना हो कि उनके पेरेंट्स कौन है और बच्चों को पेरेंट्स से खुद इटसेल्फ जुदा कर देना बहुत अनएथिकल है। तो इस तरह की तजवीज जो इसने प्लेटो ने पेश की उस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। देन इज उसका फिलोसोफर किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इमेजिनरी है, वो रियल लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुल्क के अंदर एक एजुकेशन की बुनियाद पे फैसला किया जाए कि उसको हुक्मरानी का हक दिया जाए। और अगर एक एजुकेशन है और उसकी लोग उसको पसंद नहीं करते उस शख्स को, तो सिर्फ इस बुनियाद पर उसको हुक्मरानी दे दी जाए कि वो एजुकेटेड है और वो फिलोसोफर है और उसको हुक्मरानी करने का हक है, तो ये बड़ी ज्यादती है। अगर वो डेमोक्रेसी की फेवर में था या मुनार्की की फेवर में था तो उसमें लोगों का अमल दखल होना चाहिए कि वो अपने लिए रूलर को चुने, ना ये कि जो एजुकेटेड है उसको ला के तो हुकूमत के सर पे बिठा दें। बेशक लोग उसको पसंद करें या ना करें, लेकिन उसका नुक्ता नजर जो था वो प्लेटो का ये था कि जो सबसे विजडम वाला बंदा है उसको हक हुक्मरानी दिया जाए, जो सबसे ज्यादा ट्रेंड बंदा है, जो सबसे ज्यादा कैपेबल बंदा है उसको हुक्मरानी दिया जाए। लेकिन उसका ये आइडिया मौजूदा दौर की डेमोक्रेसी जो है हमारी उससे सिंक्रोनाइज नहीं करता। यहाँ पे पब्लिक चॉइस है, लोग जिसको चुनेंगे उसको हुक्मरान बना देंगे, तो ये उस पर क्रिटिसिज्म भी होती है। तो ये थी प्लेटो की फिलोसफी। ये था आज का लेक्चर जिस पे हमने प्लेटो के पॉलिटिकल थॉट्स पे बात की। कल इंशाअल्लाह हम अरिस्टोटल के पॉलिटिकल थॉट्स पे बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू, खुदा हाफिज़।